हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। और अपना आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे आपको पता है कि ह्यूमंस के पास लंग्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन देते हैं। इन द सेम वे अर्थ के लंग्स क्या हैं? फॉरेस्ट्स, राइट। और मोर स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स को अर्थ के लंग्स बोला जाता है। ट्रॉपिक्स क्या है ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट फॉरेस्ट। मोर स्पेसिफिकली वी विल डिस्कस अबाउट डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? प्लांट्स को कट कर देना। फॉरेस्टेड एरिया में प्लांट्स को कट कर देना इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। डेफिनेशन पढ़ो। डिफॉरेस्टेशन इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया टू नॉन फॉरेस्टेड वंस। ये देखो अमेजोनिया 2009 में बहुत सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स यू कैन सी इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? डिफॉरेस्टेड एरिया। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। इंडिया के अंदर तब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी तो आपको पता है 30% लैंड एरिया कवर्ड था फॉरेस्ट से। लेकिन जैसे जैसे अपनी सेंचुरी ख़त्म हुई 2000 में ये कितना रह गया? ओनली 21.54। सो हम बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं नॉन फॉरेस्टेड एरिया में, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। हम पढ़ेंगे आगे कि फॉरेस्ट हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देता है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है अपने सर्वाइवल के लिए। अब हम बात करते हैं पॉलिसी की। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि 1988 में दी गई थी, इन्होंने क्या बोला है? जो प्लेन वाले एरिया हैं, प्लेन्स एरिया हैं, वहाँ पे 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए और जो हिली एरिया है वहाँ पे 67% फॉरेस्ट होने चाहिए। लेकिन इंडिया में क्या चल रहा है अभी? 21.54। और एक एस्टिमेट है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है कि ट्रॉपिक्स के अंदर 40% फॉरेस्ट का लॉस हो गया है और टेम्परेट में 1% का। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एसएसटी नहीं पढ़ी है तो उनको नहीं पता है ट्रॉपिक्स क्या होता है, टेम्परेट क्या होता है, तो ये पिक आपके लिए है। ये है अर्थ अपनी, और बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के दोनों तरफ, इस साइड भी और इस साइड भी, ये एरिया होता है ट्रॉपिक्स, राइट। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कितना हो गया है? 40%। और ट्रॉपिक्स के दोनों तरफ, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कितना हुआ है? 1%। और ये जो एरिया है अपने पोलर रीजन, यहाँ पे तो बर्फ़ ही जमी रहती है, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हैं ये। सो यहाँ पे तो वैसे भी प्लांट्स कम होते हैं अपने। आपको ये डाटा सारा याद रखना है, एनसीईआरटी का डाटा है ये, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर। अब ये बात कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन होता कैसे है। सो नंबर 1 रीजन है फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। अब ये देखो ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। अब उसको फीड करने के लिए हमें एग्रीकल्चर करनी पड़ेगी, लेकिन अपनी लैंड तो लिमिटेड है, वो हम क्या करेंगे? फॉरेस्ट कट करेंगे तभी ज़्यादा होगा, राइट। और भी इंडस्ट्री हम बना रहे हैं, इतनी सारी बच्चे, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, बच्चे हो रहे हैं, तो फिर हमें स्कूल्स भी चाहिए, राइट। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए भी हम बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं, जैसे रेलवे बना रहे हैं। सो मेन रीज़न क्या है? ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। देन ट्रीज आर एक्सड फॉर टिम्बर, फायरवुड, कैटल रैंचिंग, सारा पढ़ेंगे हम अभी आगे। और लास्ट वन क्या है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? झूम कल्टीवेशन भी। और ये कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। कौन से स्टेट हैं ये अभी हम सारा करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले टिम्बर की बात करते हैं। टिम्बर क्या होता है? हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं उसकी लकड़ी के लिए, और लकड़ी का कहाँ यूज करेंगे हम? जैसे हमें फर्नीचर बनाना है अपना, बहुत सारा फर्नीचर है अपना घरों में जो लकड़ी से बना होता है। एंड यू नो व्हेन आई विजिटेड लंडन आई सॉ अ लॉट ऑफ वुडन हाउसेस देयर, इवन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर मेड ऑफ वुड। इवन पार्क के अंदर जो बेंच होते हैं वो भी लकड़ी के हैं, उनके होटल, रेस्टोरेंट, हाउस सब भी लकड़ी का बना हुआ है। तो देखो कितने लार्ज स्केल पे हमें लकड़ी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी? सारी हमें फॉरेस्ट से मिलेगी। और क्या है? कैटल रेंचिंग। कैटल रेंचिंग क्या है?
कि हम बहुत बड़े लार्ज स्केल के ऊपर एनिमल्स को पाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी दुनिया में नॉन वेजिटेरियन आदमी भी हैं, उनको फीड करना है। और भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, मिल्क, वूल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए इनको पाला जाता है। लेकिन लैंड अपनी दोबारा से लिमिटेड है। क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो ये अपना हो गया है। ट्रीज आर एक्सड फॉर टिम्बर, कैटल रैंचिंग। और फायरवुड क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे इलाकों में जंगली इलाके ही बोलेंगे हम, वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो क्या करते हैं, इवन गांव में भी ऐसा होता है कि जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाए हैं और उनसे ही आग लगा के अपना खाना बना रहे हो या और भी काम कर रहे हो आग लगा के वहाँ पे, राइट। सो फायरवुड के लिए भी डिफोरेस्टेशन होता है, टिम्बर के लिए भी होता है, कैटल रैंचिंग के लिए भी होता है। अब हम बात करते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सो बेटा, इसको हम झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी अपने आदिवासी आदमी ही करते हैं। और मैंने कहाँ बताया था? नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। ये देखो, यहाँ पे पहले फॉरेस्ट थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले फॉरेस्ट को कट किया तो क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं स्लैश। उसके बाद इस एरिया को इन्होंने बर्न कर दिया, राइट। और उसके बाद ये जो ऐश है, ऐश में क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं, लाइक पोटाश, जो कि न्यूट्रिएंट्स की तरह यूज होते हैं, राइट। सो ये यहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। लेकिन 2 या 3 साल के बाद, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट वगैरह तो कुछ डाल नहीं रहे हैं, तो इसकी फर्टिलिटी क्या होने लगेगी, लो होने लगेगी। तो ये क्या करेंगे, ये इस एरिया को छोड़ देंगे और कहीं और जाएंगे और वहाँ पे सेम प्रोसीजर ये फॉलो करेंगे। और इसको स्टार्टिंग में, तब ये पहले होती थी, कुछ बहुत सारे सालों के लिए छोड़ दिया जाता था। तो ये दोबारा से, जैसे साइड से कोई प्लांट का सीड गिर गया है, ये ग्रो कर जाता था। बहुत सारा टाइम दिया जाता था इसको रिस्टोरेशन के लिए। लेकिन जैसे अपनी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं हम कि रिकवरी हो जाए इसकी। तो फिर डेजर्टिफिकेशन जैसी कंडीशंस हमें देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या क्या हो सकता है। इन्हेंस्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। आपको पता है सभी एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, राइट, एटमॉस्फेयर के अंदर। और उनको कौन लेता है? प्लांट्स ही तो अपने अंदर लेते हैं। लेकिन अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि अपने लिए क्या है, हार्मफुल है। और क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। मतलब कि जहाँ पर अपने एनिमल्स रह रहे हैं, उनका हैबिटेट, रहने की जगह अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उससे क्या होगा, अपनी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी। डिस्टर्ब्स हाइड्रोलॉजिक साइकिल रिलेटेड टू आवर वाटर साइकिल। आपको पता है अपनी वाटर साइकिल के अंदर प्लांट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, तो डेफिनेटली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब होगी। और क्या होगा, आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो टॉप लेयर को बाइंड करके रखते हैं, सॉइल की टॉप लेयर को बाइंड करके रखते हैं। लेकिन अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो ऊपर वाली जो फर्टाइल सॉइल है उसका क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, सॉइल इरोजन होगा एंड मे लीड टू डेजर्टिफिकेशन इन एक्सट्रीम कंडीशन। और क्या बोल रहे हैं ये कि डेजर्टिफिकेशन हो, वहाँ पे डेजर्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा वो कुछ टाइम के बाद, राइट। अब हम बात करते हैं रिफॉरेस्टेशन की। रिफॉरेस्टेशन क्या है, स्टार्टिंग में जहाँ पे फॉरेस्ट थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, उस एरिया को डिफॉरेस्टेड कर दिया, वहाँ से प्लांट्स हमने काट दिए, उसी एरिया में दोबारा से प्लांट ग्रो करवाना, उसको हम बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। लेट्स रीड इट। रिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग ए फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड। ये आपको याद रखना है, वो पहले एग्जिस्ट करता था वहाँ पे। न्यू एरिया पे अगर आप प्लांट्स उगा रहे हो तो उसको हम रिफॉरेस्टेशन नहीं बोलेंगे। बट वॉज रिमूव्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। लेकिन क्या कर दिया था, उसको रिमूव कर दिया गया था, वहाँ पे दोबारा से ग्रो करवाना। रिफॉरेस्टेशन में अक्कर नेचुरली इन ए डिफॉरेस्टेड एरिया। जैसा हमने झूम कल्टीवेशन में भी देखा कि जो एरिया हमने छोड़ दिया था कुछ टाइम के बाद, वहाँ पे प्लांट्स दोबारा से ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि
सीड वगैरह वहाँ पे गिरते रहते हैं, आसपास वाली जो रूट्स होती हैं वो भी ग्रो कर जाती हैं, नेचुरली भी हो जाता है। लेकिन अगर हमें स्पीड अप करना है, जल्दी करवाना है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे खुद से ट्रीज को प्लांट कर देंगे। क्या देखेंगे कि भाई उस एरिया में पहले बायोडाइवर्सिटी क्या थी, उसके अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करवा देंगे। सो ये क्या होगा, रिफॉरेस्टेशन। अब मैंने आपको बताया था झूम कल्टीवेशन कहाँ होती है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। ये आप मैप में देख सकते हो, ये कौन से एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी। सो डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज टू नॉन फॉरेस्टेड वन। ये हमने पढ़ लिया है, फॉरेस्टेड एरिया को कन्वर्ट कर देंगे नॉन फॉरेस्टेड वन में। अकॉर्डिंग टू एन estimates almost 40% of forest have been lost in the tropics। ये भी हम कर चुके हैं, 40% फॉरेस्ट लॉस्ट हो गए हैं ट्रॉपिकल एरिया में, और टेम्परेट रीजन में कितने हुए हैं, 1%। द प्रेजेंट सिनारियो ऑफ डिफॉरेस्टेशन पार्टिकुलरली ग्रिम इन इंडिया, और इंडिया के अंदर ये कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब है। एट द बिगनिंग, क्योंकि ये ट्रॉपिक और ट्रॉपिकल एरिया हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, अब ये बात करेंगे इंडिया की कि यहाँ पे कंडीशन और भी ख़राब है। एट द बिगनिंग ऑफ द 20th century फॉरेस्ट कवर्ड अबाउट 30% ऑफ लैंड ऑफ इंडिया। जब 20th century अपनी स्टार्ट हुई थी तो कितने प्लांट्स थे, कितने लैंड पे प्लांट्स थे, 30% पे। लेकिन बाय द एंड ऑफ सेंचुरी ये कितने हो गए, 21.54। और जो अपनी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 में जो दी गई थी, वो क्या बोलती है कि 33% फॉरेस्ट का एरिया होना चाहिए प्लेन्स में और 67% होना चाहिए हिल्स में। अब ये बात कर रहे हैं हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अकर, ये हम पढ़ चुके हैं। ए नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू इट, डेफिनेटली ह्यूमन एक्टिविटी ही कंट्रीब्यूट करती हैं, एनिमल्स तो करते नहीं है कुछ। वन ऑफ द मेजर रीजन इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चरल लैंड। ये क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या करेंगे, एग्रीकल्चरल लैंड तो चाहिएगी, खाने के लिए तो चाहिए ही है। सो एज टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन ट्रीज आर एक्सड फॉर टिम्बर। एक एक्सड मतलब कि उनको काटा जाता है कुल्हाड़ी से, टिम्बर के लिए, फायरवुड के लिए, कैटल रैंचिंग के लिए, हम सब पढ़ चुके हैं। अगर आपको डाउट है आप वीडियो पीछे करके देख लो। एंड फॉर सेवरल अदर पर्पजेज, और भी बहुत सारे पर्पज हैं ऐसे करने के। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश मतलब पहले काटना, बर्न देन उसको जला देना, कॉमनली कॉल्ड एज झूम कल्टीवेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। मैंने आपको ये भी दिखाया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन से इंडिया के। हैड ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डिफॉरेस्टेशन। अब इन्होंने बात की है झूम कल्टीवेशन की। In slash and burn agriculture, the farmers cut down the trees of forest and burn the plant remains। पहले क्या करेंगे, ट्री को कट कर देंगे और जो प्लांट के जो थोड़े बहुत रिमेन बचे हुए हैं उनको जला देंगे। एश इज यूज एज फर्टिलाइजर, जो उनकी राख है उसको कैसे यूज करेंगे, एज ए फर्टिलाइजर। एंड द लैंड इज़ दैन यूज फॉर फार्मिंग और कैटल ग्रेजिंग। उसके बाद वहाँ पे क्या करेंगे, वो फार्मिंग करेंगे या अपने जो कैटल हैं उनको चराएंगे वहाँ पे। आफ्टर कल्टिवेशन द एरिया इज लेफ्ट फॉर सेवरल ईयर्स सो एज टू अलाउ इट्स रिकवरी। कल्टिवेशन के बाद वो इस एरिया को छोड़ देंगे ताकि वो रिकवर कर सके। फार्मर्स दैन मूव ऑन अदर एरियाज एंड रिपीट द प्रोसेस। दूसरे एरिया में जाएंगे, प्रोसेस यही करते रहेंगे। इन अर्लियर डेज व्हेन झूम कल्टिवेशन वॉज इन प्रीवेलेंस, जब ये स्टार्ट हुई थी, कॉमन थी उस टाइम पे, इनफ टाइम गैप वॉज गिवन सो दैट द लैंड रिकवर्ड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ कल्टिवेशन। टाइम गैप काफ़ी दिया जाता था ताकि कल्टिवेशन का जो इफेक्ट हुआ है वो उससे ओवरकम कर पाए। लेकिन जैसे जैसे अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड रिपीटेड कल्टिवेशन, पॉपुलेशन ज़्यादा हुई तो उसी एरिया पे बार बार कल्टीवेट किया जाने लगा, जो रिकवरी फेज था वो कम हो गया, तो उससे क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन। अब बात करते हैं कंसिक्वेंस की। What are the consequences of deforestation? One of the major effect is enhanced carbon dioxide concentration in the atmosphere. कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, बिकॉज ट्रीज दैट कुड होल्ड ए लॉट ऑफ कार्बन इन देयर बायोमास आर लॉस्ट विद डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि ट्री अपने बायोमास में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड कर सकते हैं। आपको पता है वो होल्ड करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं अपने लिए और हमारे लिए, और ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं अपने लिए। अगर वो
डिफोरेस्टेशन से अगर उनका लॉस हो जाएगा तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. डिफोरेस्टेशन ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होएगा तो उससे अपनी बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी होगा, एनिमल्स का भी होगा. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, सॉइल इरोजन होगा एंड मे लीड टू डेजर्टिफिकेशन इन एक्सट्रीम केसेस. और क्या हो सकता है वहाँ पे, डेजर्ट भी बन सकता है. डेजर्ट में आपको पता ही है कितने ज़्यादा प्लांट ग्रो करते हैं, बहुत कम. तो एक ऐसा एरिया जहाँ पे पहले फॉरेस्ट थे, डिफोरेस्टेशन हुआ, अल्टीमेटली वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, डेजर्ट में. अब हम बात करते हैं रिफोरेस्टेशन की. रिफोरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अ फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड बट वॉज रिमूव्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. जहाँ पे पहले फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता था लेकिन पास्ट में वो क्या कर दिया था, वहाँ से रिमूव कर दिया गया था. रिफोरेस्टेशन में अकर नेचुरली इन अ डिफोरेस्टेड एरिया. ये नेचुरली भी हो सकता है. हाउएवर वी कैन स्पीड इट अप बाय प्लांटिंग ट्री. लेकिन हम इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं ट्री को प्लांट करके. डू कंसिडरेशन टू बायोडाइवर्सिटी दैट अर्लियर एग्जिस्टेड इन दैट एरिया. और हमें क्या करना है, वो बायोडाइवर्सिटी भी देखनी है कि उस एरिया में कौन से प्लांट्स थे पहले, उसके अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पे लगाएं. राइट. सो इट वॉज ऑल अबाउट डिफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन. अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट. एंड अगर कोई टॉपिक है जो आपको नहीं आता है वो भी मैं आपको करवा दूँगी. आप बेझिझक लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में. एंड इट वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो. बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड डू कमेंट, like and subscribe if you like the video.